हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगरी रेट एग्ज़ाम का रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस सिखा रही हूँ। एंड इन दैट सिलेबस आज से मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी, विच इज़ फॉर रीजनिंग. So in reasoning we are going to see inductive and deductive reasoning in today's session. and ये दोनों भी reasoning के types बहुत ही important है, जो कि research methodology में बहुत important है. and इनके ऊपर आपको हमेशा एग्जाम्स में बहुत सारे MCQs पूछे ही जाते हैं. दैट्स वाई ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इस सेशन में मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं रिलेवेंट टू रीजनिंग इटसेल्फ एंड एज वेल इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. एंड दैट्स वाई ये सेशन आपको एंड तक देखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि गुरुकुल कांगरी रेट एग्जामिनेशन ये 38 जुलाई को है. एंड दैट्स वाई आप सभी के पास अभी बहुत कम समय में है. एंड इस कम समय में आप सभी को गुरुकुल कांगरी रेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है. ओके, सो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 ये सभी के लिए कॉमन है, विच इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी. एंड पेपर 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए है. एंड आपको दोनों ही पेपर्स में 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. एंड दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके, यानी कि मोर देन 40% मार्क्स स्कोर करके आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. ओके, सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों का भी समावेश है. हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो. एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ रेट एग्जाम. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है. या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो. कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़. एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप गुरुकुल कांगरी रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. सो यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन PDF एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. एंड इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको रेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. ओके, so now let us see deductive reasoning proceeds from. now deductive reasoning कहाँ से शुरू होता है, towards what? सो जनरल टू पर्टिकुलर, या फिर पर्टिकुलर टू जनरल, या फिर वन जनरल कंक्लूजन टू अनादर जनरल कंक्लूजन, या फिर वन पर्टिकुलर कंक्लूजन टू अनादर पर्टिकुलर कंक्लूजन. सो एक बात तो तय है कि कोई भी रीजनिंग ये कंक्लूजन से शुरुआत होके कंक्लूजन तक एंड नहीं होता है. ओके, दैट्स वाई ये जो दो ऑप्शंस है ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. दैट्स वाई आपको पहले दो ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग. सो डिडक्टिव रीजनिंग ये एक लॉजिकल अप्रोच है. सो बेसिकली दिस इज अ लॉजिकल अप्रोच जिसमें आप कहाँ से स्टार्ट करते हो. बेसिकली आप जनरल आइडियाज से स्टार्ट करते हो. यू स्टार्ट फ्रॉम जनरल आइडियाज एंड देन यू मेक अ स्पेसिफिक कंक्लूजन. ओके, you make a specific conclusion based upon these general ideas. Okay, and that's why इसे top डाउन रीजनिंग भी कहा जाता है. ओके, टॉप डाउन रीजनिंग, बिकॉज आप टॉप से शुरुआत करते हो एंड डाउन तक जाते हो. दैट्स वाई यू स्टार्ट फ्रॉम जनरल आइडियाज टूवर्ड्स द स्पेसिफिक कंक्लूजन. सो फोकस ऑन द वर्ड्स जनरल एंड स्पेसिफिक. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल आइडियाज to the specific conclusion or to
to the particular conclusion. That's why here your correct answer is 1. Now let us see exactly deductive reasoning में कितने सारे steps आते हैं and वो भी in a sequence manner. Okay, so first of all आपके पास existing theory होती है. You have a existing theory. Then after that you formulate a hypothesis based upon it. You formulate hypothesis. Then after that you collect data. Okay, you collect data. After data collection you analyze this data. You analyze the data. Then after that either आप hypothesis को reject करते हो या फिर नहीं करते हो. So do or don't reject hypothesis. Okay, so these are the number of steps in a sequentially manner. Okay, जो deductive reasoning में होते हैं. But here your correct answer should be general to particular. Okay, which of the following types of reasoning is not associated with qualitative research methods? Now इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रीजनिंग ऐसा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के साथ एसोसिएट नहीं करता है? सो आप सभी को पता है कि रिसर्च मेथड्स दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड क्वांटिटेटिव. सो इनमें से जो बहुत बड़ा एंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि डेटा किस फॉर्मेट में है. सो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में जो डेटा होता है वो बेसिकली टेक्स्ट और वर्ड फॉर्मेट में होता है या फिर वो पिक्चर फॉर्मेट में होता है. एंड दैट्स वाई इसमें आप मोस्टली थियरी को फॉर्मुलेट करने के लिए ज़्यादा फोकस रहते हो. इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता है. बेसिकली यू डोंट यूज इट. ओके, बिकॉज यहाँ पे डेटा न्यूमेरिकल है ही नहीं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई देखो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में मोस्टली आप सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस रहते हो. सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहते हो. ओके, बिकॉज यहाँ पे आपको थियरी को फॉर्मुलेट करना है, दैट टू आपको वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट के डेटा को ज़्यादा इस्तेमाल करना है. सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी से भी ज़्यादा आप सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हो, मीनिंग के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हो. बिकॉज यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग जानना, पिक्चर्स का मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज विदाउट नोइंग देयर मीनिंग्स आप थियरी को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हो. सो ये तो दो ऑप्शंस वैसे भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के साथ एसोसिएट होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब है कि इंडक्टिव रीजनिंग. ओके, जैसे कि हमने अभी देखा डिडक्टिव रीजनिंग. सो डिडक्टिव रीजनिंग से एग्जैक्टली अपोजिट जो रीजनिंग है वो है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हमेशा आप थियरी को फॉर्मुलेट करते हो. ओके, सो इंडक्टिव रीजनिंग ये एक ऐसी मेथड है जिसमें आप कंक्लूजन्स को बनाते हो और निकालते हो बाय गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस को पहले देखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, डेटा को पहले आप ऑब्जर्व करते हो एंड फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस आप जनरल कंक्लूजन यहाँ पे बनाते हो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रीजनिंग. एंड दैट्स वाई इंडक्टिव रीजनिंग इसे आप बॉटम अप रीजनिंग भी कहते हो, बिकॉज यहाँ पे बॉटम से शुरुआत होती है टुवर्ड्स अप. सो सबसे पहले इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, specific observations. then after that pattern recognition किया जाता है, pattern recognition. then after that general conclusion यहाँ पे बनाया जाता है. ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट कि इंडक्टिव रीजनिंग में मोस्टली आप थियरी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हो. एंड दैट्स वाई थियरी को फॉर्मुलेट करना यानी कि इट इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स. एंड दैट्स वाई इंडक्शन इज एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स. दैट्स वाई बचा हुआ ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी. सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं करता है. ऑब्जेक्टिविटी ये हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के साथ एसोसिएट करता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि बायस्ड फ्री रहना.
ओके, बिकॉज इसमें बायस की कोई बात आती ही नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ द थिंग्स इज दैट कि आपको वर्ड्स और पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके, दैट्स अ हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. सो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन टीम यानी कि हम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी लेकर आए हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. सो इस स्टडी मटेरियल में आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं एंड एज वेल आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बाय द यूज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हो. सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस ये सिर्फ 999 रुपीज़ है एंड इन कम फीस में हम सभी लोग आप गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी के लिए एडमिशन ले ही लेते हो एंड एज वेल गारंटीड आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को भी क्वालिफाई कर ही लेते हो. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, सो लेट अस सी. This research approach involves the search for pattern from observation and the development of explanations, theories for those patterns through series of hypotheses. Now इनमें से कौन सा रिसर्च अप्रोच ऐसा है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो और आप ऑब्जर्वेशन के बाद सर्च करना शुरुआत करते हो एंड आफ्टर दैट आप एक्सप्लेनेशंस को देन थियरीज को डेवलप करते हो बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस फॉर दोज पैटर्न्स थ्रू द सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस. So whether it is inductive research, whether it is deductive research, whether it is intuitive research, whether it is pattern research, so ये सेशन सोली हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग और उसके जुड़े हुए रिसर्च के लिए है. सो हमें यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना है. सो जैसे ही मैंने आप सभी को बताया कि इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग ये दो प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग होते हैं रिसर्च में, राइट. सो जिस रीजनिंग में आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस रहते हो एंड बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस आप काफ़ी सारे जनरल कंक्लूजन्स बनाते हो, उसे कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग. एंड दैट्स वाई इंडक्टिव रीजनिंग से जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हो उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिसर्च. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 बिकॉज यहाँ पे अगर आपको पैटर्न को सर्च करना है, सो अगर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पैटर्न को सर्च करते हो एंड बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस अगर आप एक्सप्लेनेशंस एंड थियरीज को डेवलप करते हो फॉर दीज पैटर्न्स थ्रू द सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस देन इसे कहा जाता है इंडक्टिव रिसर्च. देखो मैंने आप सभी को बताया कि इंडक्टिव रिसर्च में सबसे पहले आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो, राइट. स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देन आफ्टर दैट आप पैटर्न रिकॉग्निशन करते हो, राइट. पैटर्न रिकॉग्निशन एंड आफ्टर दैट आप जनरल कंक्लूजन्स बनाते हो, राइट. सो पैटर्न रिकॉग्निशन के स्टेप में आप हाइपोथेसिस को भी बनाते हो. बेसिकली यू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस ओवर हियर एंड दिस हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन स्टेप itself is called as inductive reasoning. बेसिकली हाइपोथेसिस फॉर्मेशन स्टेप को ही इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे कहा जाता है. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. Which of the following is or are true for deductive research? Now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे statements दिए हैं about deductive research. So इनमें से कौन से statements ऐसे हैं जो सही है for deductive research? A researcher tests concepts and patterns from known theories. So researcher इसमें known theories की मदद से काफ़ी सारे concepts को and patterns को test करता है. It uses new empirical data. सो इसमें आप न्यू एम्पिरिकल डेटा को यूज़ करते हो. एम्पिरिकल डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसके लिए प्रॉपर एविडेंस हमारे पास है. इट इज़ कॉल्ड थियरी बिल्डिंग रिसर्च.
इट मे लीड टू रिफाइनमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ थियरीज। सो इसकी वजह से आप थियरी को रिफाइन कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, एंड एज वेल इसमें काफ़ी सारे एक्सटेंशंस भी हो सकते हैं। सो वेदर इट इज़ ऑप्शन 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। सो जैसे ही मैंने आप सभी को इसी सेशन में शुरुआत में ही बताया था कि डिडक्टिव रीजनिंग के साथ जो रिसर्च टाइप जुड़ा है विच इज़ कॉल्ड एज डिडक्टिव रिसर्च। ओके, एंड डिडक्टिव रिसर्च में सबसे पहले आपके पास एग्जिस्टिंग थियरी होती है, राइट? यू हैव द एग्जिस्टिंग थियरी, देन बेस्ड अपॉन दिस एग्जिस्टिंग थियरी व्हाट यू डू, you make the hypothesis, you formulate the hypothesis, okay? Then after that you collect the data, then after that you analyze this data, and based upon your analysis results आप तय करते हो कि whether आपको hypothesis को reject करना है या फिर reject नहीं करना है, okay? एंड दैट्स वाई इसमें सबसे पहले तो आप नॉन थियरीज का इस्तेमाल करके कॉन्सेप्ट्स को एंड पैटर्न्स को टेस्ट करते हो। सो ए इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डिडक्टिव रिसर्च। देन एज वेल इसमें आप न्यू एम्पिरिकल डेटा को भी यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, डेटा को एनालाइज भी करते हो, एंड दैट्स वाई आपके पास प्रॉपर एविडेंस होता है। ओके, सो it also uses new empirical data, and the most important thing is that कि इसकी वजह से आप थियरीज को इम्प्रूव करते हो, उनको एक्सटेंड करते हो, एंड एज वेल उनमें आप रिफाइनमेंट भी करते हो। सो दिस इज अगेन ट्रू, बट देखो जो डिडक्टिव रिसर्च है दिस इज नॉट अ थियरी बिल्डिंग रिसर्च। ओके, ये कोई थियरी बिल्डिंग रिसर्च नहीं है। थियरी बिल्डिंग रिसर्च इज इंडक्टिव रिसर्च, okay, but deductive research is not a theory building research, and that's why ये गलत है statement, okay, regarding deductive research, and that's why here your correct answer should be to A, B and D only. Okay, what is the process of generalizing from what we have observed to what we have not or cannot observe is called? now इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन के साथ जनरलाइजेशन करते हो, यानी कि सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन तक आप आते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि आपने एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व किया है, आपने क्या ऑब्जर्व नहीं किया है, एंड क्या आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। सो वेदर इट इज डिडक्टिव मेथड, वेदर इट इज इंडक्टिव मेथड, वेदर इट इज कंटेंट एनालिसिस, वेदर इट इज फेमिनिज्म, सो ऑब्वियसली अभी तक हमने जितनी बार देखा है कि जो मेथड और जो रीजनिंग पार्ट ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है टुवर्ड्स द जनरल कंक्लूजन उसे कहा जाता है इंडक्टिव मेथड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। ओके, what moves from abstract statements about general relationships to concrete statements about specific behavior? now इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है ओके जिसमें आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम द abstract statements? abstract statements का मतलब होता है कि टेक्स्ट और यू कैन से थियरी। सो आप थियरी से शुरुआत करते हो अबाउट द जनरल रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड देन आफ्टर दैट आप कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स बनाते हो ओके अबाउट देयर स्पेसिफिक बिहेवियर। सो जिस मेथड में और जिस रीजनिंग में आप थियरी से शुरुआत करते हो टुवर्ड्स द स्पेसिफिक कंक्लूजन उसे कहा जाता है deductive method or deductive reasoning, and that's why here your correct answer should be 1, that is deductive method. देखो क्वालिटेटिव रिसर्च इज द रिसर्च मेथड जिसमें भी आप थियरी को क्या करते हो, फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हो, एंड दैट्स वाई क्वालिटेटिव रिसर्च में जो मेथड होता है विच इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड, बट यहाँ पे आपको डिडक्टिव मेथड के लिए पूछा है। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। रैशनल चॉइस यानी कि ऐसी चॉइस जहाँ पे आप काफ़ी सारे तर्क का इस्तेमाल करते हो, एंड ट्रायंगुलेशन इज द रिसर्च मेथड जिसमें मिक्स्ड मैच क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो हियर योर करेक्ट आंसर इज डिडक्टिव मेथड। ओके,
dash refers to inferring about the whole population based on the observations made on a small part. now इनमें से कौन सा inference ऐसा है जिसमें आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस बनाते हो एंड बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस आप होल पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन या फिर इन्फरेंसेस निकालते हो. So whether it is called as pseudo inference or objective inference or inductive inference or deductive inference. So obviously जिस inference में और जिस reasoning में आप ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो एंड बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस जब भी आप जनरल कंक्लूजन निकालते हो इट इज कॉल्ड एज inductive inference or inductive reasoning or inductive method. That's why here your correct answer is 3, that is inductive inference. Which of the following options are true regarding inference with reference to classical Indian system of logic? So इनमें से कौन से inferences सही है okay with reference to classical Indian system of logic? So it is deductive, it is inductive, it has to be formally valid, it has to be materially true. ओके सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली लॉजिक है क्या. सो लॉजिक का मतलब होता है कि जब भी आप इन्फरेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स ओके इन दोनों का भी स्टडी करते हो देन दिस इज कॉल्ड एज लॉजिक. ओके and basically logic is a way of drawing inferences from prior knowledge. So जो existing knowledge होता है okay so based upon that existing knowledge जब भी हम inferences निकालते हैं then it is called as logic. So देखो हमने ये तो देखा कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ये दोनों तो रीजनिंग है. बेसिकली रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल अप्रोच. ओके सो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ये तो दो रीजनिंग के अप्रोचेस है और लॉजिकल अप्रोचेस है राइट. सो दैट्स वाई ये तो दो आ गए. देन इट हैज़ टू बी फॉर्मली वैलिड. यस देखो इन्फरेंसेस ये हमेशा फॉर्मली वैलिड होने चाहिए. वैलिड का मतलब है कि दे शुड बी वैलिड. ओके मतलब इट शुड बी बेस्ड अपॉन द प्रायर वैलिड नॉलेज एंड जो inferences आप निकालते हो दे शुड बी बेस्ड अपॉन द प्रॉपर एविडेंसेस एंड दैट्स वाई दे शुड बी वैलिड एंड एज वेल दे शुड बी मटेरियली ट्रू. मटेरियली ट्रू का मतलब होता है कि डेटा सही होना चाहिए, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स सही होने चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज आर द true options regarding inference with reference to the classical Indian system of logic. Okay, that's why here your correct answer should be 4 because A, B, C and D ये सारे के सारे जो options है वो सही है regarding inference with reference to classical Indian system of logic. Okay. Now next is the barrel. Now here there is a barrel which contains 100 apples and 3 apples selected at random were found to be ripe. Therefore probably all 100 apples are ripe. Which type of argument is this? So देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी है कि आपके पास एक बैरल है एंड इस बैरल में 100 एप्पल्स है एंड इसमें से आपने रैंडमली 3 एप्पल्स को चुना एंड ये सारे के सारे 3 एप्पल्स आपको राइप मिले. सो बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन आपने ये कंक्लूजन निकाला कि सारे के सारे 100 एप्पल्स राइप होंगे. सो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट को या फिर रीजनिंग या फिर इन्फरेंस को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव, डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल, साइलोजिज्म या फिर मॉडस पोनेंस. देखो इस सेशन में हम सिर्फ 2 ही टाइप ऑफ रीजनिंग को देख रहे हैं. फर्स्ट इज इंडक्टिव एंड द सेकेंड इज डिडक्टिव. दैट्स वाई आपको इन दोनों में से ही एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एज योर आंसर. ओके सो हियर योर करेक्ट आंसर इज इंडक्टिव रीजनिंग. सो लेट मी टेल यू व्हाई. ओके सो इंडक्टिव रीजनिंग में सबसे पहले आप क्या करते हो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि डिडक्शन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद आप जनरल प्रिंसिपल्स निकालते हो. ओके यू मेक द जनरल प्रिंसिपल्स based upon specific observations. So this is happens in inductive reasoning. Okay
सो बेसिकली यहाँ पे आप पर्टिकुलर एंड लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो, देन यू मूव्स ऑन टू अ जनरलाइज्ड कंक्लूजन दैट इज लाइकली बट नॉट सर्टेन बेस्ड ऑन एविडेंस. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन से तो शुरुआत करते हो विच इज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर आप जनरलाइज्ड कंक्लूजन बनाते हो. बट इसमें ये कंक्लूजन कभी कभी एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट इट इज़ अ जनरल कंक्लूजन. ओके, एंड जैसे यहाँ पे 100 एप्पल्स थे बैरल में एंड आपने रैंडमली 3 एप्पल्स को सिलेक्ट किया है एंड ये सारे के सारे 3 एप्पल्स राइप निकले. सो दिस इज योर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन आपने कंक्लूजन निकाला विच इज़ योर जनरल कंक्लूजन कि सारे के सारे एप्पल्स राइप है. दैट्स वाई आपने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ शुरुआत की है एंड यू मेक अ जनरल कंक्लूजन कि सारे एप्पल्स राइप है. सो दैट्स वाई दिस इज अ इंडक्टिव टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग. दैट्स वाई हियर योर correct answer is 1. The reasoning which would be helpful in seeking new knowledge of facts about the world is. Now इनमें से कौन सा रीजनिंग ऐसा है जो हम सभी के लिए हेल्पफुल है ताकि हम नए नॉलेज को बना सके बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड. सो वेदर इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, वेदर इट इज डिडक्टिव, वेदर इट इज इंडक्टिव, वेदर इट इज स्पेक्यूलेटिव. सो हियर your correct answer should be inductive. Okay, because इसमें आप वर्ल्ड के बारे में नए नॉलेज को बना रहे हो. ओके, जैसे कि इंडक्टिव रीजनिंग में आप नए थियोरी को बनाते हो, यू मेक अ थियोरी बेसिकली. ओके, इन द इंडक्टिव रीजनिंग, राइट? एंड दैट्स वाई देखो this type of reasoning is very helpful in seeking new knowledge of facts about the world, because deductive reasoning में पहले से ही आपके पास existing theory होती है. So एग्जिस्टिंग थियोरी में अगर कोई चेंजेस करने हैं, अगर उसमें कोई एक्सटेंशंस करने हैं, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, देन उसके लिए आप डिडक्टिव रीजनिंग कर सकते हो. बट इंडक्टिव रीजनिंग में बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस यू मेक अ जनरल कंक्लूजन एंड दैट टू यू मेक अ थियोरी. सो अगर आप किसी भी रीजनिंग मेथड में थियोरी को बनाते हो देन ऑब्वियसली इट इज हेल्पफुल इन सीकिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग. सो डेमोन्स्ट्रेटिंग रीजनिंग में क्या होता है कि बेसिकली हमें पता है कि देर इज अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट बिटवीन टू आइडियाज और इवेंट्स इनडायरेक्टली थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट आइडियाज. Okay, so this is called as demonstrative reasoning. So let me tell you one thing that for example आपके पास A, B and C और 3 टाइप्स के थिंग्स है एंड आपको पता है कि A ये B से ग्रेटर है एंड B ये C से ग्रेटर है, देन ऑब्वियसली आप कहेंगे कि A ये C से ग्रेटर है. सो दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग. ओके, इन द सिंपल वर्ड्स. एंड व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव रीजनिंग? So speculative reasoning is also called as theoretical reasoning. Okay, and this is directed towards the attainment of truth. मतलब truth को attain करने के लिए जो reasoning किया जाता है it is called as speculative reasoning. But here your correct answer is 3. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने कुछ डिस्कस किया है इस सेशन में. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है you can ask me in the comment box.